अमित जी ने लिखा, लोग पूछते और सब ई कॉमर्स से ऑनलाइन ऑर्डर करने पे प्रोडक्ट जल्दी आ जाता है, स्टूडियो 1 से 7 दिन क्यों लगता है? 7 दिन तो नहीं लगता, क्योंकि हम लोग नियरेस्ट वेयर हाउस से आपको पहुंचाते हैं। और इंडिया का जो सबसे महंगा और सबसे फास्टेस्ट जो कुरियर है, ब्लू डॉट से हम भेजते हैं। कोई भी कुरियर डिलीवरी से पहले आपको कॉल करता है, अगर आपने एक दो बार कॉल नहीं उठाया तो उसको रिटर्न करके लेके जाता है। तो हमेशा, और हम लोग बहुत सारे कॉल को स्पैम में डाल देते हैं। तो आपने कभी भी अगर ऑर्डर लगाया होगा, आप उसको ट्रैक करें और आपको दिखेगा कि आज आउट फॉर डिलीवरी है, उस दिन अपने फोन को हमेशा ऑन रखना है। आपके कुरियर बॉयज के कॉल स्पैम जैसा ही दिखेगा। तो फोन, जिस दिन डिलीवरी होगा उस दिन सारे फोन रिसीव करें। जब आप फोन नहीं उठाएंगे तो आपको डिलीवरी देने नहीं आएगा। डॉक्टर शीतल ने पूछा, हेयर फॉल के लिए कॉम्बिनेशन। हेयर फॉल के बहुत सारे कारण है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, पोल्यूशन है, आपके लाइफस्टाइल भी हो सकता है। तो खाना पीना, आदतें, लाइफस्टाइल, इसको थोड़ा सही करना है। और बहुत बार कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी हेयरफॉल होते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन, एवरीडे वन स्वीट 18 या फिर अमेजिंग 40, तीनों में से एक। साथ में हेयर वन, उसके साथ आप एवीविटी जूस भी ले सकते हो। सो ये तीन खाने के प्रोडक्ट्स हो गए। मेरिन कोलाजिन भी आपको मदद करेगा। लगाने के लिए आप एम्बर वन का शैम्पू और एलेजोल को मिक्स करके लगाएं और उसको 3-4 मिनट तक लगा के रखें। हर सुबह अपने ये काम करना है। और हर रात को सोने के टाइम पे एम्बर वन के हेयर ऑयल को अच्छे से मालिश करके आप उसको लगाएं। ये कम से कम 3 से 6 महीना आप यूज करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम लिखें। जैसे Vivo T4X, उन्होंने एक सवाल पूछा, आप अपना नाम को ठीक से लिखें, अपना नाम ही लिखें, फोन के नाम से ना जुड़े। पैरालिसिस का सवाल पूछा कि 5 साल का पुराना पेशेंट ठीक हो सकता है क्या? ये डॉक्टर, हॉस्पिटल, एम्स, भारत सरकार भी गारंटी नहीं दे सकता। किसी भी मेडिकल क्लेम को गारंटी से बोलना गैर कानूनी है। आप ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पे ऐसे लोगों को पैरालिसिस हुआ, 5 साल से भी ज्यादा पुराना है, हमने प्रोडक्ट्स और उनका अच्छा रिजल्ट मिला। सो गारंटी के तौर पे नहीं, रिजल्ट के तौर पे हम कह सकते हैं कि हमें ऐसे रिजल्ट्स मिले तो आप भी ट्राई करें। खान साहब ने लिखा, डाइजेशन में प्रॉपर सोल्यूशन। खाने से 1 घंटा पहले आप लिबो वन सिरप लेना। खाने के बाद तुरंत लिबो वन कैप्सूल लेना। और अगर खाने के बाद किसी को थोड़ा सा आईबीएस की प्रॉब्लम है, पेट दर्द होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो जीपीएम सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, सिरप। और एसबीटीसी जूस। गुलाम सरवर जी ने लिखा, मेरे होल बॉडी में लगातार पेन रहता है, इसके कारण तो बहुत कुछ हो सकता है, आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि आपके डॉक्टर ने इसका डायग्नोसिस क्या किया है। इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ये आर्थराइटिस हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, रिमाटिज्म हो सकता है, ऑटोमिन भी हो सकता है। सो थोड़ा सा आप बताएं कि डॉक्टर ने क्या बोला है। मोहम्मद रियाजुद्दीन जी ने पूछा, हेपेटाइटिस बी में कौन सा प्रोडक्ट दिया जाए? सबसे पहले तो इसका इलाज कराएं। इसको एंटीबायोटिक्स लगेंगे, इसको जो भी मेडिसिन डॉक्टर से आना है वो आएगा। आपने देना है लिवर वन कैप्सूल ओनली, और कुछ नहीं देना है। निर्जा जी ने लिखा, पाइल वन लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो क्या करें? पाइल वन लेने से कॉन्स्टिपेशन खुल जाएगा मैडम। जो उसमें ग्रीन कैप्सूल है, पहले 7 रात को लेना है, 7 कैप्सूल है वो, लेक्सेटिव है, उसी से कॉन्स्टिपेशन कम होती है। तो फर्स्ट 7 नाइट्स में एक एक ग्रीन कैप्सूल लेना। उसके बाद अगले दिन से यानी 8वें दिन से सुबह शाम ऑरेंज रेड कलर के एक एक या दो दो कैप्सूल लेना है। बीएस भोपाल जी, आपने सिर्फ A9 लिखा है, इसका मतलब? Vivo T4X5G। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आपका नाम ऐसे लेना पड़ रहा है। उन्होंने पैरालिसिस के बारे में पूछा। मोस्ट ऑफ द पैरालिसिस, ज्यादातर पैरालिसिस का पहला कारण है हाइपरटेंशन, बीपी ज्यादा होना। जब बीपी ज्यादा होता है, आपके ब्रेन के छोटे छोटे खून की कैपिलरीज फट जाती हैं और वहां में ब्लड क्लॉट होती है, उसको स्ट्रोक बोलते हैं।
स्केमिया भी बोला जाता है, और ब्रेन का वो हिस्सा मर जाता है। सो पहला प्रोडक्ट देना है हार्ट वन, दूसरा प्रोडक्ट देना है ब्रेन वन, साथ में क्रिल वन। ये तीन प्रोडक्ट कंपल्सरी आप 1 साल के लिए उनको जरूर खिलाएं। यंग फ्यूल भी हेल्प करेगा। किसी ने, अमित जी ने पूछा एफडी इकोसार्ट पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स को कैसे बताएं। आप सीधा बताओ, आप गूगल में भी दिखा सकते हो, लोगों के सामने दिखाना कि मैन्यु इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड वर्सेस एफडीए स्टैंडर्ड। तो आप लोगों के सामने लाइव दिखाना। एफडीए के स्टैंडर्ड दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टैंडर्ड है, और ये करीब 100 कंट्रीज में माना जाता है। एफडीए अप्रूव्ड का मतलब है बेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी हमारे देश में से बहुत सारे कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल का भी है, एफएमसीजी का भी है, बड़े बड़े कंपनी से 30, 40, 50 हजार करोड़ का कंपनी है। उनका अभी तक यूएस एफडीए कंप्लाइंस नहीं मिले, तो वहां पे बेच नहीं सकते। तो प्रोडक्ट बनाना, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर अलग बात है, एफडीए के स्टैंडर्ड अलग बात है, सेफ्टी क्वालिटी ये सारा कुछ देखता है। उसी तरह से इकोसार्ट कॉस्मोस यूरोप के लिए ऑर्गेनिक और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए ये स्टैंडर्ड है। बिना इकोसार्ट कॉस्मोस का यूरोप में प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, तो हमने उसी स्टैंडर्ड से बनाए हैं। तो आप लोगों को बता सकते हो ये जो प्रोडक्ट है बहुत देखने में हो सकता है आपको दिखेगा मेड इन इंडिया, लेकिन ये ऐसा प्रोडक्ट है आज भी इस प्रोडक्ट को आप अमेरिका में इसी हालत में बेच सकते हो। उस स्टैंडर्ड से हमने बनाया है। शेख अजीम जी ने लिखा, एक बच्चा है 6 साल का, 26 किलो वजन है, TSH 6 है, T3 T4 कितना है शेख अजीम साहब, वो भी लिखना एक बार। ओपन जी सवाल नहीं समझा आपका। सर्वाइकल और साइटिका के बारे में बोला, ये हमने इससे पहले भी बात किया है। आप, ये स्पोंडोलाइटिस है। स्पोंडोलाइटिस का मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होना। रीढ़ की हड्डी के बीच में एक स्पॉन्ज होता है, सॉफ्ट कुशन होता है। वो कुशन जब घिस जाए, मैं आपको थोड़ा सा हो सके तो वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ, एक्सप्लेन स्पॉन्डिलाइटिस। को कोई तो मेजर आपने देखा कि हड्डियों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, और फिजियोथेरेपी उस गैप में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक डिस्क होता है, सॉफ्ट स्पॉन्ज होता है, और उसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, और हर जॉइंट के दोनों साइड से नर्व्स निकलती हैं, और वो नर्व हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। जब वो स्पॉन्ज घिस जाती है या फिर डिस्क आगे पीछे होती है, तो नर्व कंप्रेस होती है, आपको दर्द होता है। इसके थेरापीज बहुत सारे हैं, एक्सरसाइज है। आपकी जो हड्डी है, हड्डी के आसपास के मसल अगर कमजोर हो जाए तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस होगा, डिस्क अगर घिस जाए तो होगा। तो इसका सोल्यूशन है ऑर्थोवाल, जो डिस्क को रिपेयर करने में, हड्डियों को मजबूत करने में मदद करेगा। मसल लिगामेंट्स टेंडन्स को भी थोड़ा सा रिपेयर करने में मदद करेगा। दूसरा प्रोडक्ट है ब्रेन वन। ब्रेन वन वो जो कॉम्प्रेस नार्व है या फिर इंज्यूर्ड नार्व है, उसको रिपेयर करने में मदद करेगा। अब वो डिस्क को दोबारा से और बेहतर तरीके से बनाने में कोलाजन और फ्लैक्स एल आपको हेल्प करती है। साथ में हड्डियों को भी, अगर उसमें कॉम्प्रेस के कारण उसमें फ्रैक्चर हुआ, आर्थराइटिस हुआ, तो उसमें आपको कैल्शियम भी हेल्प करेगी। सो ये 4-5 प्रोडक्ट हैं खान साहब। सो स्पॉन्डिलाइटिस एक कॉमन टर्म है, जैसे आपने लिखा सर्वाइकल साइटिका, वो जो अभी हमने वीडियो में देखा लंबा सा हड्डी है, हर एक हिस्से का अलग अलग नाम है, सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, कॉकाइजियल। किसी एक हिस्से में अगर ये प्रॉब्लम हो तो उसको उसके नाम से जाना जाता है। सो थोरासिक, लंबर, सायाटिका, हर कोई एक स्पॉन्डिलाइटिस का ही पार्ट का नाम है। माधुरी जी ने लिखा है हाथों की पाल्म में और पैरों की तलवे में पसीना बहुत होता है, क्या इसका कोई सप्लीमेंट है। कुछ लोगों को ये एक्सेसिव पर्सपिरेशन होती है, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, और आप इसको बीमारी ना समझे।
हो सकता है जो स्वेट ग्लैंड्स है आपके हाथों में ज्यादा है, पैरों में ज्यादा, कंपेरेटिवली हाथों पैरों में ज्यादा होती है, कुछ लोगों को उससे भी ज्यादा होता है। इट्स नॉट ए डिजीज, आप इसको नॉर्मल मान सकते हैं। कोई भी टेल्कम पाउडर आप लगा के रखो, क्रीम ब्रीम कुछ भी ना लगाए, टेल्कम पाउडर से वो पर्सपिरेशन आपका सोक हो जाएगा। ऋषि जी ने लिखा नाक एलर्जी के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना है। नाक एलर्जी में ये सोच जो मुझे समझ में आया कि आपको राइनिटिस होती है, एलर्जिक राइनिटिस, रनिंग नोज, आप शायद ये बोल रहे हो। एनाइन ओंको एंटी एलर्जिक है। और साथ में फिटनेस वन को अगर चाय की तरह आप दिन में 2-3 बार पीते हैं तो आपको इससे आराम मिलेगा। आरके है, उन्होंने लिखा है आई स्टार्टेड यूजिंग, उन्होंने 25 जून, आप 25 जून, आप जून 2025 की बात कर रहे होंगे आई बिलीव। सो 25 जून से उन्होंने योग को स्टार्ट किया। मेरे सर पे बाल आना शुरू हुआ, पैचेस आना शुरू हुआ, और अभी उनका हेयर आना बंद हुआ, लेकिन उनके हाथों में और पैरों में हेयर आना शुरू हुआ। यंग फ्यूल हेयर ग्रो करने का प्रोडक्ट तो है नहीं, ये आपके ऑर्गेन्स को, सेल्स को एंटी एजिंग में लेके जाती है, बॉडी के फंक्शंस को थोड़ा सा बेहतर करती है। हेयर ग्रो करने का प्रोडक्ट है हेयर वन, आप उसको लेना शुरू करें। आप यंग फ्यूल को भी कंटिन्यू रखें, साथ में हेयर वन भी स्टार्ट करें। सैफ ने लिखा है विटामिन डी 15 है, पेशेंट का एल्बुमिन और क्रिएटिनिन का रेशियो बढ़ा हुआ है, उनके एज 41 है, बीएमआई 31 है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। किडनी पेशेंट को हमेशा प्रोडक्ट देने से पहले आपको 2 सवाल किडनी पेशेंट से जरूर पूछना है। क्या आप मेडिसिन और डायलिसिस पे हैं? क्या आपके किडनी स्पेशलिस्ट ने आपके खाने पीने में रोक कंट्रोल रखा है? अगर वो बोलता है हाँ, तो आप उनको कुछ मत दो। अगर उनको खाने पीने में कोई कंडीशन नहीं है, अगर उनका डायलिसिस नहीं चल रहा है, तो आप उनको प्रोडक्ट दे सकते हो। ये जो केस है इसका बीएमआई ज्यादा है तो वेट मैनेज करना पड़ेगा। विटामिन डी कम है, आप उसके लिए कैलमेक डी दे दो। उनका एल्बुमिन क्रिएटिनिन यानी ओवरऑल बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस गड़बड़ है, एक लिवर वन और एक फ्लश वन आप उनको दे सकते हैं। रियाजुद्दीन जी ने लिखा है उनको सोरियासिस है और 6 साल से है। यंग फ्यूल लिया, एसबीडीसी लेना शुरू किया, अभी बहुत ठीक है, बट अभी मैं ए9 अंको लेना चाहता हूँ। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी आपका इम्यून सिस्टम आपके बॉडी पे हमला करता है, या ना आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है। कोई भी एलर्जी में, ऑटोइम्यून डिजीज में पहला प्रोडक्ट ही ए9 ऑन्को है, पहला 1-2-3 महीने के लिए। ये आपके इम्यून सिस्टम को जो हाइपर एक्टिव है उसको थोड़ा सा कम करेगा, और एसबीडीसी इसको उल्टा करेगा। एसबीडीसी इम्यून सिस्टम को और इनहेंस करेगी। सो शुरू में अगले 3 महीने तक सिर्फ ए9 ऑन्को ही लेना है। इसके बाद धीरे धीरे ए9 ऑन्को का डोज कम करके आप बाकी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। दीप्ति जी ने लिखा है मोटो न्यूरॉन डिजीज के लिए क्या देना है। कोई भी नर्व की प्रॉब्लम हो, कोई भी न्यूरॉन का हो, सेंसरी न्यूरॉन्स हो, मोटर न्यूरॉन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, क्रेनियल नर्व्स हो, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो, नर्वस सिस्टम का डिजीज हो, सिर्फ ब्रेन वन। और साथ में आप क्रिल भी दे सकते हो, ये 13 साल से उनको डिजीज है शायद। सो ब्रेन वन और क्रिल वन आप स्टार्ट करें। कमलेश जी ने लिखा है पैंक्रेटाइटिस होला कि, आप लोग प्लीज हिंदी लिखना, हिंदी लिखा करें। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने लिखा पैंक्रेटाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है। पैंक्रेटाइटिस पैंक्रियास का इन्फ्लेमेशन है, और वो कोई भी कारण से हो सकता है। आप इसके लिए लिवर वन कैप्सूल, एसबीटीसी जूस
और एक डायबेटल 1 दीजिए, क्योंकि पैंक्रेटाइटिस में ब्लड शुगर, क्योंकि इंसुलिन में असर होगा तो ब्लड शुगर बढ़ सकता है। रामदास गायकवाड़ जी ने लिखा है एपिलेप्सी। अभी जस्ट मैंने कहा कोई भी ब्रेन की प्रॉब्लम हो, कोई भी नर्व की प्रॉब्लम हो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, न्यूरो की प्रॉब्लम हो, आप उनमें सिर्फ ब्रेन वन देना है। नीलू जी ने लिखा है बॉडी में कहीं कहीं व्हाइट राउंड पैचेस आ रही है। ये दो दो चीजें हो सकती है, या तो आपको विटिलिगो है, लिकोडर्मा जिसको बोलते हैं, या फिर फंगल इन्फेक्शन या रिंगवॉर्म इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो फोटो भेजने से मैं बता पाऊंगा। विकास जी ने पूछा है, नहीं, रितु जी ने पूछा है डायबिटीज में यूरिन में झाग आने का रीजन क्या है। हमारे ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे प्रोटीन होती है। हमारे ब्लड का एक खास पीएच होता है। उस पीएच को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यानी हमारा ब्लड एक तरह का बहुत सारी चीजों का मिश्रण है। उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स होती हैं कि अगर उसकी मात्रा बढ़ जाए तो पेशाब में से झाग निकल सकता है, जिसको हम एल्बुमिन कहते हैं। अब ये एल्बुमिन बढ़ने का बहुत सारे रीजन है। या तो आपके बॉडी में एल्बुमिन ज्यादा बन रहा है, पहला रीजन। दूसरा, जितना एल्बुमिन बॉडी से बाहर जाना चाहिए था किडनी के थ्रू से, किडनी नहीं कर पा रहा है, तो ज्यादा प्रोटीन बाहर जा रहा है। इसको एक किडनी डिजीज या फिर लिवर डिजीज आप मान सकते हैं। नॉर्मली एक और कारण हो सकता है कि आपने पानी कम पिया, आपके ब्लड में एल्बुमिन ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो यूरिन में ज्यादा निकलेगा। एक दो और भी कॉमन रीजन है, जैसे इन्फेक्शन कभी कभी हो सकता है, किडनी डिजीज भी हो सकता है। सो समर में पानी कम पीना हो सकता है, तो पानी ज्यादा पिए, एसबीटीसी पिए, लिवर वन कैप्सूल ले और एक फ्लैश वन ले। बिकॉज इन्हें लिखा 67 साल के मेल हैं, आई सेल सूख गया, आंखों की रोशनी कम हो गई, क्या दे सकते हैं। आंखों की रोशनी कम होने का दो चार मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म है कि लेंस खराब हो गया, रेटिना खराब हो गई, दिस इज वन प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है लेंस भी सही है, रेटिना भी सही है, लेकिन ये जो हमारे आंखों के रेटिना में जो फोटो बनता है, वो फोटो ऑप्टिक नर्व के थ्रू से ब्रेन तक पहुंचती है, ब्रेन उसको पढ़ती है। अगर वो ऑप्टिक नर्व खराब हो, तो हमें नहीं पता इनके एज में क्या हुआ होगा। मैकुलर डिजेनरेटिव डिजीज भी हो सकता है, उनके रेटिना की इश्यू भी हो सकता है, और ऑप्टिक नर्व में भी इश्यू आ सकता है। तो आप उनको दोनों प्रोडक्ट दे दो, आई वन और ब्रेन वन। प्रभात रंजन जी ने लिखा है मेल A65 डिमेंशिया और इसका परमानेंट सॉल्यूशन। 65 में ये शुरू हो जाता है आज के टाइम में, ब्रेन थोड़ा सा सिकुड़ने भी लगता है। टाइप 3 डायबिटीज जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं, पार्किंसन, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इसको टाइप 3 डायबिटीज कहा जाता है। तो ये बहुत सारे कारणों से ये होता है, और ये आप इसको नॉर्मल मान लो आज के टाइम पे, बट इसका सोल्यूशन भी है। अगर उनका हाइपरटेंशन है, डायबिटीज, आप उसका प्रोडक्ट दे दो, साथ में ब्रेन वन, अश्वा वन और क्रिल, ये 3 प्रोडक्ट। दिनेश साल्वे जी ने लिखा गोल ब्लैडर में 15 mm का स्टोन है। आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। गोल ब्लैडर स्टोन क्या होता है, कैसे होता है, और इसका लक्षण क्या है, और इसका समाधान क्या है। इस फोटोज को देखना आप लोग ध्यान से। ये जो फोटो आपके स्क्रीन में है, ये हमारा पैंक्रिएज है, ये हमारा ड्यूोडेनम है,
जो सी की तरह एक ब्राउन कलर का कर्व है, उसके ऊपर में आपने जो ग्रीन कलर का थैली देखा, ये है गोल ब्लैडर। अब इसके सामने में लिवर रहता है। गोल ब्लैडर का जो काम है, पहले हम उसको समझते हैं, गोल ब्लैडर क्या है और ये क्या काम करता है। गोल ब्लैडर हमारे डाइजेशन में मदद करता है। कैसे? हम जो भी खाना खाते हैं वो एक नॉर्मल प्रोसेस से डाइजेस्ट होता है। पूरा डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है, जैसे हमारा लार्ड, हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक जूसेस, एंजाइम्स, फिर लिवर कुछ एंजाइम बनाती है, पैंक्रियास कुछ एंजाइम बनाती है, उसके सहारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारा कुछ हजम हो जाता है। फैट थोड़ा सा अलग तरीके से हजम होता है। फैट को हजम करने के लिए पहले इसका इमल्शन बनाना पड़ता है। इमल्शन का मतलब है पानी और तेल को अगर आप मिक्स करो, थोड़ा थोड़ा पानी और तेल को एक बर्तन में लेकर बंद करके बहुत जोर से आप इसको जर्किंग करें, तो आप देखोगे उसमें छोटे छोटे बुलबुले बनेंगे पानी का और तेल का, और वो मिक्स हो जाएंगे। वो एक इमल्शन है। आपके खाने में पानी है, बहुत सारी चीजें हैं, और उसमें ऑयल भी है। ये दोनों का पहले मिक्सचर बनेगा, और मिक्सचर बनता है, लिवर एक जूस बनाती है उस जूस के सहारे, और उस जूस का नाम है बाइल जूस। वो जूस लिवर बनाती है। लिवर डायरेक्टली उसको गोल ब्लैडर में छोड़ सकती है, जहां पे वो खाने के साथ मिक्स होगा, और जो एक्सेस जूस बनता है वो गोल ब्लैडर में जाके स्टोर होती है। अब लिवर से डायरेक्ट ड्यूडेनम में बाइल जूस जा सकती है, गोल ब्लैडर से भी डायरेक्ट ड्यूडेनम में जूस जा सकती है। अब जब आपने ज्यादा फैटी फूड खाए, तो आपका गोल ब्लैडर की और बाइल जूस की कामकाज बढ़ जाएगा। और अक्सर देखा गया है ओबेसिटी, ज्यादा फैटी फूड, फास्ट फूड, जंक फूड खाने से गोल स्टोन्स बनते हैं। ये गोल ब्लैडर के थैले में यहाँ पे स्टोन बनेगा, और इसका एक्सेसिव पेन होता है, अनबेरेबल पेन, और अक्सर खाने के बाद ज्यादा होगा, साथ में उल्टियां भी होंगी। अब गोल ब्लैडर स्टोन्स को इंग्लिश में मेडिकल साइंस में कोलिलिथियासिस कहा जाता है। ये मेल फीमेल दोनों में बहुत होता है, मेजोरिटी फीमेल्स में होती है। इसके जो लक्षण है, पसीना आएगा, बुखार आएगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, एब्डोमेन में पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, स्किन, आंखों में सिम्टम्स आ सकते हैं, जॉन्डिस भी हो सकता है, आपकी यूरिन की कलर डार्क हो सकता है, और खाने के तुरंत बाद पेन और उल्टियां होंगी। गोल ब्लैडर स्टोन के कारण, गोल स्टोन के कारण सबसे पहले, अगर आपके बॉडी में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, और ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल कैसा होगा? जब आपका वजन ज्यादा हो, जब आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, तेल वाला खाना खाते हैं, जब आपका एक्सेस बिलिरुबिन बनेगा। बिलिरुबिन बाइल जूस है। बिलिरुबिन दो तरह से बनता है। एक तो आप लोगों ने एक ऑर्गन का नाम सुना होगा, उसका नाम है स्प्लीन। वो एक ही होता है हमारे बॉडी में, आपके लेफ्ट साइड में होता है, लिवर के नीचे। हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल है वो 100-120 दिन जिंदा रहता है, और जब उसका उम्र पूरा हो जाता है, जब उसका उम्र पूरा हो जाता है तो वो मर जाता है, और उसका जो कब्रिस्तान है वो है स्प्लिन। वो स्प्लिन में जाके मरेगा। जिस भी रेड ब्लड सेल का 120 दिन हो गया, 100 दिन हो गए, वो स्प्लिन में पहुंचेगा, वहां पर जगह मर जाएगा, वो उसका कब्रिस्तान है। अब ये सारा मरा हुआ रेड ब्लड सेल को स्प्लिन लिवर में पहुंचाएगा। लिवर इसको तोड़ेगा। रेड ब्लड सेल में दो पार्ट है, एक हेम है, एक प्रोटीन है, ग्लोबिन है और हेम है। जो हेम वाला पार्ट है वो लिवर वापस भेजेगा बोन मेरो में रेड ब्लड सेल बनाने के लिए। जो दूसरा पार्ट रह गया वो जाएगा बाइल जूस बनने के लिए। इसका मतलब है, अगर किसी का रेड ब्लड सेल तेजी से मर रहा है, अगर किसी को हेमोफिलिया है, थैलेसीमिया है, एनीमिया है, रेड ब्लड सेल तेजी से मर रहा है, तो तेजी से मरने के कारण आपके बॉडी में बाइल जूस की प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगी। सो एक्सेस बिलिरुबिन होने से भी आपको गोल ब्लैडर स्टोन हो सकती है, ब्लड की प्रॉब्लम के कारण। दूसरा कारण है, ये जो बाइल जूस बनने का प्रोसेस है, इसमें ये थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। एक बाइल सॉल्ट होगा और एक लिक्विड होगा, दोनों मिक्स होकर बाइल जूस बनेगा। अगर आपके बॉडी में बाइल एसिड ज्यादा नहीं है, यानी बाइल सॉल्ट ज्यादा नहीं है, ऐसे बहुत सारे बीमारी जिसके कारण, जैसे कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है जिसके कारण बाइल की प्रोडक्शन, बाइल की एब्जॉर्प्शन में दिक्कतें हो, उसके रिस्पॉन्स में भी स्टोन बन सकती है। एक और बीमारी जिसको कहा जाता है कोलेस्टेसिस या फिर गोल ब्लैडर स्टेसिस, इसका मतलब है गोल ब्लैडर काम नहीं कर रहा है। इन कारणों से आपका गोल ब्लैडर स्टोन होती है। उम्र के साथ, हार्मोन के साथ, बढ़ती वजन के साथ और जेनेटिक कारणों से बढ़ सकती है। अब गोल ब्लैडर होने से, गोल ब्लैडर स्टोन होने से, गोल स्टोन होने से आपके दूसरे बहुत सारे बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, गोल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन, पैंक्रेटाइटिस भी हो सकता है, बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन हो सकता है, यानी जो पाइप से बाइल जूस गोल ब्लैडर से ड्यूodenum में आएगा उसमें इन्फ्लेमेशन होगा। आपको जॉन्डिस, हेपेटाइटिस हो सकता है, सेप्टिसिमिया हो सकती है, इन्फेक्शन। तो ये सारे कारण से आपको गोल ब्लैडर स्टोन होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? वजन को कम करें, पानी ज्यादा पिए, बाहर का सारा खाना पीना बंद, तेल मसाले कम से कम करें, कुकिंग ऑयल सबसे कम लें, एसबीटीसी, लिवर वन कैप्सूल, क्रिल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए आप एसबीटीसी ज्यादा से ज्यादा लें, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म के लिए आप जीपीएम भी लें। तो ये सारे प्रोडक्ट से आप इसको काबू में रख सकते हैं। सरिता जी ने लिखा दोनों किडनी सिर्फ 9% काम कर रहा है, क्या दे सकते हैं? ये सीरियस मैटर है। आपको मुझे इनका रिपोर्ट भेजना होगा। क्या उम्र है, क्यों इतना कम काम कर रहा है, डॉक्टर ने इलाज क्या बताया? जैसे मैंने कहा, किडनी डिजीज में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि हम जो कुछ भी खाएंगे वो किडनी के थ्रू से बॉडी से बाहर जाएगा। अगर किडनी का हालत अच्छा नहीं है, वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, वो आपको दिक्कत कर सकता है। और ये दिक्कत सिर्फ हमारे सप्लीमेंट से नहीं, खाने से भी होगा, पानी से भी होगा। आनंद जी ने लिखा 7 साल का बच्चा ज्यादा मोबाइल यूज करने से ऑटिज्म हुआ है क्या? ऑटिज्म मोबाइल से नहीं होता, ये एक जेनेटिक कारण है। आप मोबाइल से बच्चों को दूर ही रखें, और ब्रेन वन का कैप्सूल A1 जूनियर के डिब्बे में मिक्स करके आप उनको देना शुरू करें। उपेंद्र जी ने लिखा डिनाय में कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए? डिनाय का मतलब नहीं समझा उपेंद्र जी। आजिम शेख ने लिखा लिगामेंट्स में क्या देना चाहिए? लिगामेंट्स तो हमारा शरीर का हिस्सा है जो हड्डियों को और मसल को कनेक्ट करता है। आपका सवाल नहीं समझा। राजेश जी ने लिखा फ्रोजन शोल्डर में क्या देना है? द पेन ट्रेवल्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ नेक, कॉलर बोन टू द लेफ्ट हैंड। राजेश जी, मुझे डाउट है कि ये फ्रोजन शोल्डर है, मुझे एरिथमिया लग रहा है, और ये हार्ट डिजीज लग रहा है मुझे। एक बार आप उनका ब्लड प्रेशर, अगर कोई भी रिपोर्ट एक बार चेक कराना। जब भी कोई पेन यहाँ से शुरू होती है और ये ऐसे लेफ्ट शोल्डर में यहाँ से आती है, वो हार्ट डिजीज है, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं उसको। तो उनका बीपी चेक कराना। फ्रोजन शोल्डर का दिक्कत सिर्फ आपका शोल्डर में होगा, और आपका ओनली प्रॉब्लम है आप इसको उठा नहीं पाएंगे, एक्सेसिव पेन होगा। और वो पेन यहां से शुरू नहीं होगा, चेस्ट से शुरू नहीं होगा। फ्रोजन शोल्डर का पेन आप सिर्फ हैंड रेस करने में फील करोगे, लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस आप मोस्ट ऑफ द टाइम फील करोगे, और जब आप थोड़ा ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करोगे तब आप फील कर सकते हैं। अगर फ्रोजन शोल्डर है फिर भी, तो ऑर्थो वन और एक ब्रेन वन देना है, और एक जॉइंट फ्लेक्सर। और अगर एंजाइना पेक्टोरिस है, हार्ट वन, क्रिल वन देना है। शेख जी ने लिखा है, मैंने पूछा था किसी बच्चे के बारे में, उन्होंने बोला था कि उसको थायरो वन, T3 T4 नॉर्मल है। ये थोड़ा सा बता दूंगा, आप समझ जाओगे।
ये जरूरी है कि आप थायराइड का मैकेनिज्म को समझें। यहां से दो हार्मोन्स बनते हैं, T3 T4, ये दोनों मेन हार्मोन है। अब T3 T4 में से भी T3 मेन है। T3 आपका मेन हार्मोन है। T3 काम करेगा, T4 रिजर्व स्टॉक है। जब आपका T3 कम हो जाएगा तो T4 T3 में कन्वर्ट होगा और आपको बॉडी को सर्व करेगा। ये दोनों हार्मोन की मात्रा अप एंड डाउन होते रहता है। ऐसा नहीं कि हमेशा इसका मात्रा सही बना रहेगा और इसमें कभी भी फ्लैक्चुएशंस नहीं होगा। वो होता है फ्लैक्चुएशन, एक आम इंसान का ब्लड शुगर भी फ्लैक्चुएट होता है, हमारा इंसुलिन भी फ्लैक्चुएट होता है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हमें महसूस नहीं होता। जब आपका T3 और T4 लगातार कम ज्यादा होती है, लगातार, तो इसके रिस्पॉन्स में ब्रेन से एक और हार्मोन कम या ज्यादा होता है, उसका नाम है TSH। तो प्राइमरी हार्मोन से T3 T4 ये अगर सही है तो आप मान मान के चलो कि सब सही है। अगर सिर्फ TSH ज्यादा है, इसका मतलब है किसी एक सर्टेन पीरियड में T3 T4 कम था, उसके रिस्पॉन्स में TSH ज्यादा हो गया। आप 24 घंटे के अलग अलग टाइम में टेस्ट करके देखोगे, रात को टेस्ट करोगे तो TSH का मात्रा अलग आएगा, दिन में करोगे तो अलग आएगा। तो शेख जी, इस उम्र में बच्चों को थायराइड के चांसेस वैसे भी कम है, बट स्टिल कंसिडरिंग शायद इनको जरूरत नहीं है, लेकिन ओबेसिटी से ऑटो इम्यून होता है, ऑटो इम्यून से भी हो सकता है, तो आप ओबेसिटी के लिए उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं। खान साहब, सर्वाइकल और साइटिकल ऑलरेडी बोल दिया। अशोक अजूदिया जी ने लिखा है, खून की सफाई के लिए क्या लेना चाहिए? आप उसके लिए एक हार्ट वन ले सकते हैं, एबीबीटी ले सकते हैं, ये आपकी ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करेगा। साथ में एक हेमोफोर्टिन भी ले सकते हैं। वेट लॉस के लिए पूछा है किसी ने। वेट लॉस करने का बहुत सारे तरीका है, खाना पीना रहन सहन आप चेंज करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, डाइट मॉडिफिकेशन करें, फिजिकल एक्टिविटी करो। प्रोडक्ट में सुबह उठ के खाली पेट में आपने एसबीटीसी लिया, फिटनेस वन लिया, खाने से पहले कार्ब कार्ड वन लिया, फिर मल्टीविटामिन लिया, कैल्शियम लिया, रात को डिनर में सिर्फ A1 लीन लिया। इस तरह से आप ले सकते हैं। पराग जी ने लिखा है, बाल सफेद होना शुरू हो गया है, ब्लैक कैसे हो सकता है? काफी सारे लोगों को यंग फ्यूल से भी और कुछ लोगों को हेयरवन से उनको ग्रे हेयर्स दोबारा से ब्लैक होते हुए हमने देखा है। आप ये दोनों प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। मनीष जी ने लिखा है, पैर में जलन और दर्द होता है, क्या दिया जा सकता है? इसके बहुत सारे कारण हो सकता है। अगर स्पेसिफिक डिजीज आप पूछ रहे हो तो साथ में ये भी बोला डॉक्टर ने क्या बोला है। प्रमोद जी ने लिखा है, पिछले 3 महीने से बीपी फ्लैक्चुएट हो रहा है, 115 160 से 60/90। कभी कभार फ्लैक्चुएट होता है, लेकिन अगर एंड ऑफ द डे नॉर्मल है तो नॉर्मल है। प्रमोद जी, आप उनका हार्ट वन देना शुरू करें। रतिलाल जी ने कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखे, पैरालिसिस पेशेंट को दिया था, इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड में अभी भी थोड़ा सा जकड़न है, तो उन्होंने लिखा और कुछ देना है। बिल्कुल नहीं, आप किसी को भी प्रोडक्ट्स देते हैं 90 डेज के लिए कंटिन्यू करना है। कुछ केसेस में साल भर भी देना हो सकता है, जैसे थायराइड के केसेस में, डायबिटीज में, आर्थराइटिस में, कैंसर में, पैरालिसिस में। सो ये कम से कम 90 डेज के लिए आप कंटिन्यू करें। अनिल जी ने लिखा है, बीपी ज्यादा, हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, आप उनको हार्ट वन और एबीबीटी जूस दे सकते हैं। हेमंत जी, नर्व की प्रॉब्लम में ब्लड ब्रेन वन देना है। राजेश जी ने लिखा है, किसी लेडी 35 का, उनका पैंक्रियास श्रिंक हो गया है, शुगर बहुत ज्यादा है, तो आप उनको एक डायबेटल वन दे दीजिए, लिवर वन कैप्सूल, एसबीटी से जूस और यंग फ्यूल।
अमित जी ने लिखा है किसी को ऑर्थो जॉइंट्स की प्रॉब्लम थी तो आपने ये सारे प्रोडक्ट्स दिए। 5 जून को दिया था, यानी 19 दिन हो गया। आप मुझे उनका एज भी बताएं, जेंडर भी बताएं। अशोक जी ने लिखा शुगर 200 के पास में है, आप उनका डायबिटीज का ट्रीटमेंट शुरू करो। डॉक्टर का मेडिसिन लेने के लिए बोल सकते हैं, साथ में हमारा डायबिटल 1, कर्बकट 1, एसबीटीसी, लीवर 1 आप स्टार्ट करवाएं। मालिनी जी ने लिखा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, आप इसमें A9 ऑंको और एक ब्रेन 1 देना। दिनेश जी ने लिखा है क्या हम हेमोफोर्टीन और एवरीडे 1 एक साथ में ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं दिनेश जी। अपर साहेब पाथे जी ने लिखा है एसिडिटी में क्या देना पड़ेगा? पहले तो एसिडिटी को कारण समझते हैं कि बहुत सारे मेडिसिन पेन किलर के कारण एसिडिटी हो सकता है। खाली लंबे टाइम तक खाली पेट रहने से एसिडिटी हो सकता है। बहुत ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड, बाहर का खाना खाने से भी एसिडिटी हो सकता है। ऐसे में पहला चीज, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, नो फास्ट फूड, जंक फूड, आउटसाइड फूड। सुबह उठ के खाली पेट में 30 ml एबीवीटी जूस, रात को सोने से पहले फिर से 30 ml एबीवीटी जूस और एक लिवर 1 कैप्सूल। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। नीलू जी ने कुछ फोटोज भेजे हैं कि किसी को व्हाइट स्पॉट था, ये फंगल इन्फेक्शन है। आप उनको एसबीटीसी का सोप लगाने के लिए बोले पूरे बॉडी में, और एलोजेल लगाने के लिए बोले। आप लोग मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं कि सारे लोग सिर्फ बीमारी पूछ रहे हैं, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि 25 साल के नौजवान को क्या देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। देखो, हमें डॉक्टर नहीं बनना है, ट्रीटमेंट आप करो, लेकिन वो हमारा प्राइम पर्पस नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लोगों का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को आप रोको, एजिंग को रोको, ब्रेन हेल्थ को आप अच्छा रखो। राम जी ने लिखा है क्या होता है कैसे जिसकी उम्र 45 का है, साल भर पहले यूज हार्ट, उसे हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, अब उसे न्यूरो प्रॉब्लम हो गया, कमर से नीचे दोनों पैर नहीं उठाना उठाते हैं, उसमें कौन सा दवा दे? इसका रिपोर्ट चाहिए होगा राम जी, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम था, अब ये पैरालिसिस जैसा लग रहा है, कारण समझ में नहीं आ रहा है। सर्जरी के दौरान ये गड़बड़ हुई या फिर क्यों हुआ? आप डिटेल भेजना। प्रधान जी ने लिखा उनकी मदर की उम्र 72 है, उनके फादर की उम्र 79 है, क्या है मुझे उनको यंग फ्यूल देना है, उनके लिए मैं नया लिया है, उनको कोई शुगर बीपी की बीमारी नहीं है, क्या मैं उनको दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं, साथ में 2 मल्टीविटामिन भी देना दोनों को। अमृता जी ने लिखा एक्सीडेंट हुआ फिर ऑपरेशन हुआ और स्पाइनल, थोड़ा और डिटेल्स का हम इसको पता नहीं कर सकते। सुनील जी ने लिखा हार्ट में स्टेंट डाला गया है, अपने स्टैंड लिखा, स्टैंड डाला गया है, 55 की एज की है, क्या प्रोडक्ट दिया जा सकता? हार्ट 1, वेरी सिंपल। सतपन जी ने लिखा है एवियन में क्या दे सकते हैं? एक लेग के लेंथ 1 इंच कम हो है, डॉक्टर हिप रिप्लेसमेंट सजेस्ट कर रहे हैं। देखो, जो हाइट कम हो गया वो उनका बोन घिस चुकी है, उसको तो आप बढ़ा नहीं सकते, बट हो सकता है कि आगे ऐसा ना हो और उसमें थोड़ा सा रिकवरी हो। पहला प्रोडक्ट है हार्ट 1। एवियन का मतलब है आपकी किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट में खून नहीं पहुंच रही है, अगर खून नहीं पहुंचेगा तो हड्डियां भी खत्म हो जाएगी, नर्व भी खत्म हो जाएगा।
खून ना पहुंचने का रीजन कैपिलरीज में और ब्लड वेसल्स में भी हो सकता है, इसीलिए हार्ट वन, ब्रेन वन, ऑर्थो वन, तीनों और साथ में कैलमेट टी। अरुण जी ने लिखा है किडनी में स्टोन है, पानी ज्यादा पीना है, फ्लैश वन लेना है। फिरोज जी ने लिखा फिटनेस वन लेने का सही समय क्या है? दिस इज जस्ट लाइक योर टी। सुबह उठ के लेना, दोपहर में लेना, शाम को लेना। इसके अलावा जब भी मन करे आप तब भी ले सकते हो। रियाजुद्दीन जी ने लिखा है एक पेशेंट का उम्र 70 साल है, उनको 2006 से डायबिटीज है, 2 बार इंसुलिन लेते हैं। आप उनके ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें, उसको बंद ना कराएं। साथ में डायबिटल वन, लिवर वन, अगर कुछ कोई और कॉम्प्लिकेशन वो भी दे सकते हैं। सो डायबिटल वन, लिवर वन, साथ में कार्ब फैट वन। देशराज जी ने लिखा है ब्लड कैंसर वालों को क्या दे? कोई भी कैंसर हो आप उनको A9 को ही देना है। और ब्लड कैंसर के लिए आप साथ में एक हेमोफोर्टिन भी दे दीजिए। और अक्सर कैंसर पेशेंट को डिप्रेशन होता है, तो आप उनको एक ब्रेन वन भी दे सकते हैं। पराग जी ने वही सवाल पूछा है, डिप्रेशन को क्या दे? ब्रेन वन, कोडिसिप कॉफी, अश्वाबान, ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। गोल ब्लडर में मसल है। नहीं समझा आपका सवाल परवीन सिन्हा जी। आरके जी ने लिखा है बीपी कीप्स फ्लक्चुएटिंग, ऑलरेडी हार्ट वन दे रहे हैं, क्रिल दे रहे, पेन स्टार्ट्स इमीडिएटली व्हेन लाइंग एंड व्हेन सिटिंग इन सर्टेन पोजीशन। आरके जी, उनका रिपोर्ट भेजना आप एक बार, कोई भी है तो, या प्रिस्क्रिप्शन। शुगर के लिए हमने बोल दिया। यंग फ्यूल कौन कौन से डिजीज पे दे सकते हैं? यंग फ्यूल एंटी एजिंग है, वो एज रिवर्सिंग के लिए दिया जाता है। पराग जी ने लिखा टी इनटेकिंग ज्यादा है, कोई बात नहीं, आप उसको धीरे धीरे कॉर्डिसिव कॉफी और फिटनेस वन से रिप्लेस करें। नस से ब्लॉक होने के कारण हाथ सुन्न हो जाते हैं। नस का मतलब खून की नलियां हैं या फिर नर्व्स हैं? कोई बताना। मुझे लग रहा है आप न्यूरॉन्स ही बोल रहे होंगे, तो उसमें ब्रेन वन देना है। गुलाम सरवर जी, मैंने आपका सवाल इसलिए छोड़ दिया, मैंने इसका जवाब दिया भी था। होल बॉडी पेन के बहुत सारे रीजन है, आई आंसर टू दैट, शायद आपने नहीं सुना। बहुत सारे रीजन है, स्पेसिफिक रीजन अगर पता है तो ही हम बोल पाएंगे। विजय जी ने लिखा है मेरा दोस्त को कोमा हो गया है, ऑपरेशन किया था, ठीक हो गया, लेकिन उसके एक हाथ पर जकड़ा है, 6 साल हो गए, उसको चल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकता। आप उनको ब्रेन वन और क्रिल वन देना स्टार्ट करें। ट्यूमर हो, अगला एक सवाल है ध्रुव कुमार राम जी से, ब्रेन ट्यूमर में कौन से प्रोडक्ट दे सकते? कोई भी कैंसर, कोई भी ट्यूमर में A9 को देना है पहला। और वो ट्यूमर या वो कैंसर जिस ऑर्गन में हुआ है उस ऑर्गन के लिए भी देना है। सो ट्यूमर के लिए A9 अंको, और क्योंकि ब्रेन में हुआ उसके लिए ब्रेन वन। अमर सेन शर्मा जी ने लिखा वुमेन वन के साथ लिक्विड ट्यूमर ले सकते हैं क्या? जी बिल्कुल ले सकते हैं। पराग जी ने लिखा हार्ट ऑपरेशन के बाद साइड इफेक्ट में पैरालिसिस होता ही है, मेरा मामा जी के बेटे को भी हुआ। जी जरूरी नहीं है कि हार्ट के ऑपरेशन से पैरालिसिस होगा, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। कोई स्पाइनल ऑपरेशन होगा, ब्रेन ऑपरेशन होगा तो उसका चांस है। एलर्जी A9 को लिवर वन से आराम है, पर एसबीटीसी और मीठा खाते फिर से हो जाता है। नवाब जी, अभी थोड़ी देर पहले इसका जवाब दिया। जो एलर्जी है वो इम्यून सिस्टम का हाइपर रेस्पॉन्स है, आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा काम कर रहा है, उसको कम करने का प्रोडक्ट है A9 को। एसबीटीसी विपरीत करेगा, इम्यून सिस्टम को और स्टिमुलेट करेगा। सो ऑटो इम्यून में और एलर्जी में सिर्फ A9 को ही देना है, एसबीटीसी नहीं देना है। हार्ट में एक स्टंट, इसका जवाब मैंने दे दिया। हेपेटाइटिस का भी दे दिया।
लिवर सिरोसिस में लिवर वन कैप्सूल और लिबो वन शिराप और क्रिल, ये 3 प्रोडक्ट दे सकते हैं। एसबीटीसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। डायबिटीज लोगों को पैरों के नीचे जलन होती है, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। ये डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है और पैरों में इंफेक्शन गैंग्रीन भी हो सकता है। तो उसके लिए डायबिटल वन, एसबीटीसी, कार्बकाट वन के साथ साथ एक ब्रेन वन भी देना। ये मैंने आंसर किया आसफेरी कानपुर से। शीतल जी ने लिखा सोरियोसिस में कितना दिन, कोई भी प्रोडक्ट आपको कम से कम 3 महीने के लिए देना होगा। मैंने 2-4 दूसरे एग्जांपल दिए जहां पे आपको साल भर कंटिन्यू करना होता है। अनिल जी ने लिखा 42 इयर्स का है, जिम जाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? आप प्रोटीन यूज कर सकते हैं, ब्रेन वन यूज कर सकते हैं, अश्वा वन यूज कर सकते हैं, यंग फिल भी यूज कर सकते हैं। मैं कुछ सवाल को इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अनकॉमन है, वो सबके लिए जरूरी नहीं है। बस 1-2 सवाल और लूंगा और नेक्स्ट सेशन का हम लोग बाकी सवाल फिर से लेंगे। 37 की उम्र में लेडीज को बैक पेन, जॉइंट पेन होते ही है। इसके बहुत सारे कॉमन रीजन है, कैल्शियम की कमी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऐसे केसेस में। और 37-38 में मेनोपॉज भी शुरू होता है, उस टाइम भी हड्डियां ज्यादा कमजोर होती है। सो अमेजिंग 40, ऑर्थो वन, कैल्शियम, ये सारे प्रोडक्ट देना है। गरिमा जी। जागृति जी, आपने सवाल गुजराती में लिखा, मुझे तो समझ में नहीं आएगा। ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट, सारे सवालों का हमने जवाब दे दिया। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको नोट भी करते होंगे। तो जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आप कोशिश